तो आज का जो हमारा टॉपिक है लोकसभा। आप सभी को पता है लोकसभा हमारा निम्न सदन है। कल हम लोग उच्च सदन देख लिए थे राज्यसभा। आपको पता है कि संसद 3 अंग से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा परमानेंट है और लोकसभा है, लोकसभा टेम्पोररी 5 साल के लिए और राज्यसभा परमानेंट है। ठीक है, तो आज हमको देखना आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है। निम्न सदन में क्या क्या आएगा? जो चुन के जाएगा, चुनाव होके जाएगा। जैसे आपको निर्वाचन होगा, निर्वाचन के द्वारा चुन के जाएगा, तो वही सदस्य लोकसभा में होते हैं। लोकसभा में प्रधान जानते हैं, प्रधानमंत्री से चुना के जाता है। ठीक है, और वही जब अनुशंसा करना है तब मंत्रिमंडल बनता है। तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री कहेगा उसका मंत्रिमंडल बना देगा, चुन लेगा। तो आज हमको लोकसभा के बारे में पढ़ना है। लोकसभा संरचना अनुच्छेद यानी अछूत 81 आर्टिकल 81 में वर्णन है। कहता है लोकसभा संसद का नाम प्रथम और निम्न सदन है, जिसका ना स्वामित्व करने के लिए ना अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रूप में चुनता है। और ये बात ना आर्टिकल 93 में, आर्टिकल 93 में कि 2 व्यक्ति रहेगा। ठीक है, एगो अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष। इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 93 में। मतलब क्या करेगा? उसको चुनेगा उसी में से जो लोग है ना, उसी में से। ठीक है, मूल संविधान में लोकसभा की ना सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। जहिया संविधान बना था ना, तहिया कैसा 500, मतलब 5 टोटल नंबर तहिया क्या था? टोटल नंबर तहिया 500 था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 500 नहीं है। वर्तमान में क्या से देखो तहिया किया गया था। ठीक है, पता अभी इसके सदस्यों का ना अधिकतम संख्या 550 होगा। कितना? 550। इसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचित क्षेत्र से वो अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से निर्वाचित किए जाते हैं। यानी अब क्या हो गया? 550। 550 में अब बांट लो, कितना आया? 530 आने का 20 आया ना। यानी कि चुनाव कितना होगा? 530 राज्य से और 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, आपको 7 केंद्र शासित प्रदेश है ना, 28 राज्य है, जानते हैं। ठीक है, तब अब यहाँ पे कर रहा है वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या ना 543 है अभी वर्तमान में। माने एट ए टाइम प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट टाइम में पी माने प्रेजेंट, टाइम में कितना है? 543। यानी टोटल अभी प्रेजेंट है 543। जब संविधान बना था 500, तो टोटल हो गया 550। तो वही आता था 530 चुना करके राज्य से और 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 543। अब 543 में आगे क्या कहेगा? ऐसे देखो 543 में ना इस सदस्य ना 524 सदस्य 28 राज्य से 524 28 राज्य से चुना करके आ गया, निर्वाचित होकर के। 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। तो आपको पूछेगा वर्तमान में चुनाव कितना सीट पर होता है? तो 524 चुनाव होगा। ठीक है, और जो बच गया ना, अब बच गया वो आपको 19 को कहां से आएगा? 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से, यानी 19 को ये राज्य से आएगा। राज्य से आई 19 को केंद्र शासित प्रदेश से। यानी कि राज्य के लिए 524 पर चुनाव होता है, केंद्र शासित के लिए 19 पर चुनाव होता है। ठीक है, अब कौन राज्य में कितना है ना सीट से आगे आपको बता देंगे लोकसभा के कौन राज्य में कितना सीट है। ठीक है, तो समझ गए। संविधान बना था 500, फिर हो गया 550, 530 चुन के आता था 20 को केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में 543 चुनाव होता है 524 का, मतलब 543 में चुनाव होता है 524 का राज्य से और 19 को केंद्र शासित प्रदेश से। एकदम कहानी की तरह याद रहेगा ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलेगा संविधान में लेगा तो क्या है? तो 500। तो कितना बढ़ाया गया? तो अधिकतम 550, अधिकतम 550। वर्तमान में चुनाव कितना पर होता है? 524 पर वर्तमान में चुनाव होता है और संघ क्षेत्र से 19 को, और कुल मिला के बढ़ते वर्तमान में 543। तो आपको परीक्षा में पूछेगा वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य चुना के जाते हैं? तो 543। अब राज्य कह देते हैं तब 524, अब केंद्र शासित सिर्फ लगा देता 19 को। तो आपको लगता है कि अभी याद हो गया आपको। ठीक है, समझ गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में ना आंग्ल भारतीयों के लिए ना सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो पहले आंग्ल भारतीयों से ना आता था चुना करके, अब 2020 में ना इसको बंद कर दिया गया और संविधान संशोधन कर दिया 104। कहता है नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए ना 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षण किए गए। यह 330 अनुच्छेद में किया गया है। यानी आर्टिकल 330 में क्या बताया? 84
और एससी क्षेत्र और एससी क्षेत्र, ठीक है, एससी और एसटी। तो एगो है 84 गो अनुसूचित जाति और एगो है 47 अनुसूचित जनजाति। तो एससी को 84 या एसटी के 47 हो गया। तथा 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या ना 2026 तक यथावत बनी रहेगी, मतलब जो जैसा है ना वैसी रहेगा, इसको बढ़ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, ठीक है। यथावत रखने का प्रस्ताव किया गया है कि अब 2026 जैसे 25 आने वाला है ना, तो 2026 से चुनाव होगा ना, तब तक ऐसी रहेगा। 2026 के चुनाव के बाद इसमें जो भी संशोधन करना होगा, बढ़ाना होगा, घटाना होगा, करेगा। बढ़ाएगा क्यों? जनसंख्या बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो सबको प्रतिनिधित्व दीजिए ना जिसका काम है, ठीक है। तो 2026 तक यथाशीघ्र रहना है, तो 2 साल का बात है, देख लीजिए फिर 2026 में क्या क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तथा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदाता के द्वारा व्यस्त मताधिकार। अब 18 वर्ष के हो गए ना, तो आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग का वोटर लिस्ट बन जाएगा। तब व्यस्त मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को ना व्यस्त माना जाता है। व्यस्त माने कि अब आप जवान हो गए, कितना साल के? 18 साल के। तो जब 18 साल के हो गए तो आप क्या करेंगे? आप वोट दे सकते हैं। अब वोटर लिस्ट बनाइएगा ना, तब वोटर लिस्ट बनाने के लिए जो उम्र सीमा तय किया गया है, आप पूछेगा भारत में मतदान सूची में नाम दर्ज कराने की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष क्या है तो मतदाता सूची में आपका नाम हो जाएगा, आपको मत पत्र बन के आएगा, उसमें नाम रहेगा, ठीक है। तो आप लोग 18 साल के हो गए तो वोटर कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है, तब ना वोट दीजिएगा, तब ना सरकार के चुनिएगा। एक एक वोट का वैल्यू होता है, एक एक वोट का। अरे एगो वोट से कोई जीतता है, एगो वोट से कोई हारता है, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा, वोट नहीं दीजिएगा, अच्छा आदमी को चुनिएगा ना। चलिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुसार में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 330 और 332 में ये बात कहा गया है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए न आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति में वो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का नाम 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कि ना। अब एससी एसटी को 2030 तक ना ऐसे ही रहेगा, जो आरक्षण था ना, आरक्षण जैसे मिलता है वैसे आरक्षण मिलता रहेगा, कहिए तक 2030 तक। अब जब 2030 आएगा ना, तब ये पता चलेगा, उसमें फिर बदल करेगा कि आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे, चाहे कम करेंगे चाहे ज्यादा करेंगे, ठीक है। भैया तब 2030 तुम 18 साल के हो गए, अच्छे से पढ़ो, 30 तक तुम फायदा ले लेना, ठीक है। पता है लोकसभा के सदस्यों के लिए ना अनिवार्य योग्यता है। अगर लोकसभा के सदस्य बनना है तो क्या क्या योग्यता है? जैसे कि राष्ट्रपति के लिए क्या था? भारत का नागरिक, 35 वर्ष का, कोई लाभ के पोस्ट पर नहीं हो, ठीक है, ये सब था ना। तो अब लोकसभा के सदस्य आपको बनना है, माने आपको इसमें भाग लेना है, तो आपको क्या क्या आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए, कहता है वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, नंबर 1, वह 25 वर्ष पूरा किया हो। तो 25 साल का जब हो जाइएगा ना, तो आप ना इसमें भाग ले सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। अभी खाली वोट दीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार अथवा किसी सरकार के अंतर्गत ना कोई लाभ का पद पर नहीं हो। तो ये लाभ का पद ना हर जगह होता है, ठीक है। लाभ के पद पर रहेगा ना, तो उसको नहीं, इसमें नहीं ले सकता, ठीक। तो लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल नहीं हो और दिवालिया नहीं हो। पागल मतलब दिमाग से, और दिवालिया मतलब कंगाल, ठीक है, नहीं हो, ठीक है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, एकदम नोट कर लीजिए। लोकसभा कै साल के? 5। राज्यसभा 6 साल। हाँ, गड़बड़ा गई। लोकसभा में कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा में 6 साल, और प्रत्येक 2 साल पर एक गोटा 3 व्यक्ति रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो कहता है लोकसभा अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ये बात क्या गया अनुच्छेद 75 के 3 में, अनुच्छेद 75 के 3 में कहता प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री कहेंगे ना कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो भंग हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कहेंगे? अरे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो कह देंगे, लिख के दे देंगे राष्ट्रपति को कि ठीक है बंद कर दीजिए, तो उसका सरकार ना चल जाएगा। तो ऐसा कहे लिख के देगा कोई व्यक्ति? नहीं ना देगा, हाँ नहीं दे सकता है। लेकिन दे देगा तो पूरे मंत्रिपरिषद, पूरे जो मंत्रिमंडल का समूह ना पूरा भंग हो जाएगा। यानी कि भारत में जो चुनाव हुआ है ना, वो खत्म, फिर जो चुनाव करवाना होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो कहता है भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के
समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। चिन्ह लगा लो। हाँ, ऐसा 8 बार हो चुका है। यानी कि उसको जो जो जीत के जाता है ना, वो सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका सरकार गिर ना जाएगा। जैसे नीतीश कुमार का सरकार गिर गया था ना, है, तो फिर वो बन गया था, फिर मिल के आके इसके साथ बना लिया था। तो खेला तो देखिए ना बिहार में, तो उसी सेंटर में भी होता है। ठीक है, तो ऐसे 8 बार हुआ है, तुमको याद रखना है। कब हुआ था? 70 में, 77 में, 79 में, 84 में और 89 में और 91 में और 97 में और 99 में। यानी 8 बार ऐसा समय आया है कि लोकसभा को ना बीचे में खत्म करना पड़ा है। ठीक है, अब देखो आगे। आपातकालीन घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना है ना, संसद बढ़ाएगा कि चुनाव नहीं हुआ है, चाहे कोई तरह की विपत्ति आ गया है, आपातकाल की है, तो एक बार में 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा सकता है। ठीक है, यानी 5 साल तो है, अब कोई तरह की बात हो गया तो 1 साल बढ़ा दो। ठीक है, तब तक ये बीच में चुनाव नहीं कर लेगा, स्थिति जो भी है ठीक नहीं कर लेगा। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका ना विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं की जा सकती। यानी कि जब आपातकाल की घोषणा है तो 1 साल तक, आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने के अंदर आपको व्यवस्था करना है। ठीक है, किसी हाल में 6 महीने से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, हर हाल में आपको सरकार को चुन लेना है देश को ठीक से चलाने के लिए। हाँ, आपातकाल लगल है ना तो 1 साल तक कर सकता है, लेकिन आपातकाल नहीं है तो हाँ। अब पता है 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए ना बढ़ाया गया था। जैसे बढ़ा 1-1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, समझ गए? 2 बार के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। यानी राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन बुलाएगा और वो भी स्थगित करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच में ना 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 1 बैठक 6 महीना में हो जाना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा बंद न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणापूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी 100 है ना, तो ये बात कहा गया अनुच्छेद 100 के 3 में। यानी जितना संख्या है ना उसका 10वां भाग वहाँ रहेगा तभी संसद चलेगा। ठीक है, 1/10 रहेगा तभी संसद चलेगा। ये बात कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 100 के 3 में। ठीक है, यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणापूर्ति नहीं होता है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस समय में कार्य करने वाले व्यक्ति या वह कर्तव्य होगा कि वह सदन को न स्थगित कर दे। यानी आज नहीं चलेगा सदन, आदमी पहुंचने नहीं कैसे चलेगा? 1/10 नहीं पता, नहीं चलेगा। ठीक है, अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणापूर्ति नहीं हो जाता। यानी जब तक आदमी नहीं आ जाएगा तब तक बैठक नहीं होगा। ठीक है, और ये बात कहेगा अनुच्छेद 100 के 4 में। ठीक है, लोकसभा की गणपूर्ति को या गणपूर्ति को है ना कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम। कुल सदस्य संख्या का ना 10वां भाग यानी 55 गो। अरे 245 होने हैं पर निकालेगी 10वां भाग तो 55 गो कम से कम तय किया गया। ठीक है, यानी 55 गो संसद में आना है लोगों को तभी संसद चल पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, कहता संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के ना संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता था क्या के तहत? आर्टिकल 108 के तहत, याद रहेगा ना, पूछता है ये वाला बात। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाएगा, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर लिया जाएगा तो राष्ट्रपति इसको बुलाएगा। जैसे कि एक सदन से पास हो गया, मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में अटकल है, तो राष्ट्रपति दोनों को बैठाएगा, अब पूछेगा कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं पास कर रहे हैं। जो मन मोटा होगा सबका शांत करेगा। एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त होता है विधेयक पर किसी किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदनों अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, माने दोनों सदन नहीं मान रहा है विधेयक के बारे में। ठीक है, तो दोनों को बैठाएगा, उसको मनाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, कि क्या बात है, हाँ उसमें कमी बेसी सुनेगा। अब तीसरा कहता है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत जाने पर, अगर कि एगो पास कर दिया है, दूसरा 6 महीना से अटकल है, तो फिर भी राष्ट्रपति उसको बुला के बात करेगा कि क्या बात है, क्या दिक्कत है, क्या है ऐसे चल रहा है, काहे कानून को बनने में रोक लगा हुआ है, उसकी समस्या को जानेगा। ठीक है, तो 3 बार वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है 108 के तहत। ठीक है, तथा सदस्यों की संख्या बैठक में सदनों की संख्या बैठक में अधिवेशन होने के लिए आपूत करने के लिए आशय है कि राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसके विधेयक पारित हो सकेंगे। कहने का मतलब क्या
कि लोकसभा भंग हो गया है, ठीक है, लोकसभा भंग हो गया है, लेकिन राष्ट्रपति चाहेगा ना तो दोनों को बैठाएगा 108 के 5 के तहत, ठीक है। आज जो विधेयक पास करवाना है ना तो दोनों को पास करवाएगा, साइन करवाएगा, ठीक है। लोकसभा भंग है तैयो 105 और आर्टिकल 105 108 के 5 के तहत कहा गया, आर्टिकल 108 के 5 के तहत कहा गया है, ठीक है। तथा अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायिका तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती। अगर धन विधेयक के मामला है या फिर संविधान का संशोधन करना है ना तो आपको संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के 2 के द्वारा शासित होता है, यानी कि संविधान में संशोधन करना है ना तो 368 के 2 के तहत कर लेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में ना अलग अलग जाएगा, अपना विचार करेगा, देखेगा, पास करेगा, नहीं होगा तो नहीं पास करेगा, फिर अगला में देखा जाएगा, ठीक है। तो धन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन के मामले में ना संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं है। तथा राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा और के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबंध और उससे परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकते हैं। यह अनुच्छेद 118 के 3 में है। कहने का मतलब राष्ट्रपति, राज्यसभा और सभापति, ठीक है, जो लोकसभा के सभापति सबसे ना बैठक करेगा, विचार करेगा, ठीक है, कि कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, समझ रही है, ये बात 118 के 3 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जैसे अभी वो मिल रहा है ना, वही अध्यक्ष करेगा, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 118 के 4 में बताया गया है। संयुक्त अध्यक्ष संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का अध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा न अवधारित किया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा, ठीक है, आज ही आप सुनवाई कर लीजिए, आज नहीं आया है तो, ठीक है। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से न पारित किया जाना, यह अनुच्छेद 108 के 4 में है। यानी कि कोई भी विधेयक चल रहा है तो दोनों सदन सुनेगा, उस पर बहस करेगा, ठीक है, सवाल जवाब करेगा, पास करेगा, तभी ना आगे जाएगा, तभी ना कानून बनेगा। कहता संयुक्त बैठक की सदस्य कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होता है। यानी संयुक्त बैठक जो भी हुआ ना, संयुक्त बैठक जो भी हुआ, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार, यानी लोकसभा के नियम कानून है ना उसी के अनुसार चलेगा, ठीक है। संसद में लंबित विधेयक दोनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत यानी समाप्त नहीं होगा। यानी कहने का मतलब संसद में जो भी पहले से विधेयक चल रहा है ना, जो लंबित है, जो अटका हुआ है, ठीक है, जिसको ठीक करना है, सॉल्व करना है, जिसको पारित करवाना है, तो वो ना समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और ये बात कहा गया अनुच्छेद 107 के 3 के तहत। यानी कहने का मतलब कि लोकसभा खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा जो बात अटका हुआ था, जो विधेयक अटका हुआ था, तो वो खत्म नहीं होगा, लैप नहीं होगा, 107 के 3 के अनुसार वो रहेगा। अच्छा, फिर लोकसभा बन के आएगा तो आगे पास कराएगा, ठीक है, चाहे अगला बैठक में उसके बारे में सुनेगा। तथा राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको ना लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। देख लो, मतलब राज्यसभा में है, वहां पर अटका, लोकसभा खत्म हो गया तो वो भी खत्म नहीं होगा, ये अनुच्छेद 107 के 4 के तहत, ठीक है। कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, जो लोकसभा द्वारा ना पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 में उपलब्ध के अधीन रहते हुए भी लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। यानी कि जो लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में लंबित है, ये बात क्या है 107 के 5 के तहत, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम 20 को होती है। ये प्रश्न पूछता है, लोकसभा क्या प्रश्न पूछ सकता है, एक दिन में 20 को तारांकित प्रश्न, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, जो लोकसभा कहेगा वही होगा, ठीक है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आगे भी कह दिए हैं, नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। अविश्वास माने कि इसको हम नहीं मानेंगे, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, ठीक है, केवल लोकसभा में आएगा। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्य के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि ना अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए ना लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। अगर 50 व्यक्ति लिख के कह दिया तो उसको इस्तीफा देना है, ठीक है, 50 लोग में सांसद जो होगा से। कहता भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, माने कि अविश्वास प्रस्ताव है ना,
ये बात का चर्चा ना भारत के संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, अब हमको अगला दिन देखना लोकसभा के पदाधिकारी। ठीक है, लोकसभा के क्या क्या पदाधिकारी होता है, क्या क्या काम होता है, अध्यक्ष का क्या काम होता है, उपाध्यक्ष का क्या काम होता है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पढ़ के आइएगा, आप रिविजन कर लेंगे। ठीक है।